आज से ठीक 2 साल पहले इसी दिन यानी 9 मई 2023 को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अरेस्ट किया गया था। उस दिन पाकिस्तान के कई हिस्सों में भयंकर दंगे हुए। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध किया। आरोप ये भी लगे कि पीटीआई के मेंबर्स ने आर्मी के दफ्तर और उनकी संपत्तियों पर हमला किया है। बदले में पाकिस्तान की सेना ने इनके मेंबर्स पर गोली चलाई। करीब 8 लोग मारे गए। पार्टी के सैकड़ों कारकुन इसमें गिरफ्तार हुए। उस दिन को पाकिस्तान के इतिहास में एक बुरे चैप्टर के तौर पर याद किया जाता है। इस घटना के बाद इमरान और उनकी पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ। पीटीआई की कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जाने लगे। नेशनल असेंबली में भी उनकी पार्टी सिमट कर रह गई। इमरान को जेल में आज 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। बीच बीच में ज़रूर उनके कुछ जेल से बयान आ जाते हैं। आखिरी बयान आया था पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद। उस बयान में उन्होंने क्या कहा था? हमले की मजम्मत तो की थी, लेकिन साथ साथ भारत की सरकार और उनकी पॉलिसीज पर निशाना भी साध दिया था। साथ में कहा था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, उन्होंने दोनों में इतना दम नहीं है कि वो भारत के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकें। ऐसा इमरान खान ने कहा था। ऑपरेशन सिंदूर पर इमरान खान का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, उनका कोई बयान मिल नहीं पाया है। खबर है कि रावलपिंडी की अदियाला जेल में जो उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पर एक खबर ये ज़रूर आई है कि उनकी रिहाई के लिए उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक पार्टी ने बयान में कहा है कि कोर्ट से हम गुजारिश करते हैं कि भारत के साथ मौजूदा युद्ध की स्थिति को देखते हुए इमरान को जेल से रिहा किया जाना चाहिए और हमें जेल में ड्रोन के हमले का ख़तरा है। इसके अलावा ख़बर ये भी है कि कुछ एक जगहों पर इमरान की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट भी होने वाले हैं पाकिस्तान में। ये खबर ऐसे समय में आ रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि इमरान खान की रिहाई के कितने चांस हैं और अगर ऐसा होता है तो ये खबर भारत को कैसे देखनी चाहिए। इसके बाद आपको बताएंगे अमेरिका ने क्यों कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है और इस बयान के मायने क्या निकलते हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। शो शुरू करने से पहले जानिए भारत के जम्मू राज्य में कैसे हालात हैं। कल खबर आई थी कि जम्मू में पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। इस समय हमारी टीम वहीं मौजूद है, ग्राउंड से आपको पल पल की रिपोर्ट दे रही है। अभी खबरगांव की टीम आरएसपुरा में है। 9 मई का दिन है और दर्शक जानते हैं कि एक दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से जम्मू शहर को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। कोई भी प्रोजेक्टाइल, आई रिपीट, कोई भी मिसाइल या ड्रोन पाकिस्तान का जम्मू शहर पर लैंड नहीं किया। जम्मू शहर आप देखेंगे इस सड़क पर आगे 20 से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोगों ने ये ज़रूर बताया कि इस इलाके के ऊपर से होते हुए प्रोजेक्टाइल्स उन्होंने जाते हुए देखे, लेकिन किसी प्रोजेक्टाइल ने यहाँ लैंड नहीं किया। यहाँ पर जो जम्मू और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे लोग इस बात को लेकर के बड़े अश्योर्ड हैं कि आर्मी और बीएसएफ और जो बाकी एजेंसीज़ हैं वो प्रिपेयर्ड हैं। कल जो हुआ उससे उनके मन में अगर कोई चिंता थी तो वो उस बात से दूर भी हुई कि जिस तरह एयर डिफेंस ने काम किया हिंदुस्तान के और पाकिस्तानी प्रोजेक्टाइल्स को गिरने नहीं दिया। लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों के दिमाग में अब एक स्ट्रेस आ गया है। आसपास के गांवों को खाली करा करके आरएसपुरा या जम्मू की तरफ भेज दिया गया है। बहुत ही कम लोग अब इन गांवों में आपको दिखेंगे जो अपने पशुओं की देखभाल के लिए या खेत में एक आध राउंड लगाने के लिए आते हैं। तो ये अभी तक के अपडेट हैं जम्मू के। कई लोग हमको जम्मू में ऐसे मिले जो स्टूडेंट्स थे आसपास के ज़िलों से, पुंछ से, राजौरी से। उनके माता पिताओं ने उनसे कहा है कि आप जल्दी लौट आइए। इसके चलते हमको जम्मू बस स्टैंड पर काफ़ी सारे लोकल्स की भीड़ दिखी। लोग इस बात को लेकर बड़े परेशान थे कि पुंछ या राजौरी जिन्हें जाना है वो कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो एक वो चीज़ थी। जो जम्मू में बाहर से आए हुए लोग हैं, जो हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से आकर के जम्मू में मजदूरी करते थे, कोई पानी पूरी का ठेला लगाता था, कोई कपड़ों की दुकान करता था, कोई छोटा मोटा जो भी काम करते थे, उन लोगों के परिवार वालों में भी बड़ी चिंता हमको देखने को मिली। रेलवे स्टेशन पर बड़ा हुजूम ऐसे लोगों का मिला। बंगाल से लोग हमें मिले, उत्तर प्रदेश, बिहार से मिले, मध्य प्रदेश से मिले, जिनके घर वाले ये चाहते हैं कि एक दिन की दिहाड़ी के लिए वो नहीं चाहते कि उनके परिवार का कोई नुकसान हो, इसलिए वो उनको वापस बुला रहे हैं। तो जो पाकिस्तान ने जो किया है 8 और 9 मई की दरमियानी रात, उसको ये बात समझनी होगी कि उन्होंने बहुत ही गरीब और मजलूम लोगों के दिमाग में दहशत डाली है, उनके दिमाग में डर डाला है और उनके जीवन को प्रभावित किया है। 4 पैसे
वो किसी तरह जोड़ना चाहते थे। यहाँ पे शहर में नौकरी करके घर जाते हुए बच्चों के लिए खिलौना लेके जाना चाहते थे, माँ-बाप के लिए कपड़े लेके जाना चाहते थे। वो अब अपनी पूरी ज़िंदगी समेट करके बोरों में और थैलों में वापस लेके जा रहे हैं। अब शो शुरू करते हैं। इमरान खान, पूरा नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी, 5 अक्टूबर 1952 में लाहौर में पैदाइश हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, फिर क्रिकेट में करियर शुरू किया। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया और फिर हुई राजनीति में एंट्री। देश के 19वें प्रधानमंत्री बने और पिछले सभी प्रधानमंत्रियों की तरह अपना टर्म भी पूरा नहीं कर पाए। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद की सीमा होती है 5 बरस की। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री अब तक नहीं हो पाया है जो ये टर्म पूरा कर पाया हो। आगे बढ़े उससे पहले इमरान खान के राजनीतिक करियर पर एक नज़र डालिए। इमरान ने 25 अप्रैल 1996 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई बनाई। शुरुआत में पार्टी का मकसद करप्शन से लड़ाई करना था। 1997 में आम चुनाव में पीटीआई ने पहली बार हाथ आजमाया लेकिन एक भी सीट नहीं जीती। फिर साल 2002 में उसने अपनी पहली सीट जीती। इमरान खान मियाँ वाली सीट से नेशनल असेंबली के लिए चुने गए। पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2008 के चुनावों का बहिष्कार कर दिया। 2013 में वो पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव में उतरे और इस साल उनको मिली 35 सीटों पर सफलता। वोट परसेंटेज के मामले में उनकी पार्टी उस साल दूसरे नंबर पर रही थी। इस समय तक नवाज शरीफ पाकिस्तान की राजनीति में अपनी शिनाख्त खोते जा रहे थे। 2018 में उन पर करप्शन के आरोप लगे, उन्हें 10 बरस की जेल की सज़ा सुनाई गई। इस समय तक इमरान खान पाकिस्तानी सेना के फेवरेट हो चुके थे। जब 2018 में आम चुनाव हुए तो उनकी पार्टी ने 114 सीटें जीती। 18 अगस्त 2018 को इमरान बन गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। 3 साल तक तो सब सही चला लेकिन फिर सेना के साथ उनकी तकरार बढ़ने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी आईएसआई चीफ की नियुक्ति। दरअसल आईएसआई का डायरेक्टर जनरल आर्मी का कोई 3 स्टार जनरल होता है, उसकी नियुक्ति आर्मी चीफ करते हैं। परंपरा तो यही रही है कि आर्मी चीफ 3 नाम प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं और माना जाता है कि प्रधानमंत्री हमेशा ही आर्मी चीफ की पसंद पर हामी भर देते हैं, उनके पास बहस की कोई गुंजाइश नहीं होती। मगर इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए इस प्रथा को चुनौती देने की कोशिश की, जिसके चलते उनकी फ़ौज से लड़ाई झगड़े हो गए। अंत में इमरान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। झगड़े का बैकग्राउंड क्या था ये थोड़ा आपको विस्तार से बता देते हैं। अगस्त 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, जैसा हमने अभी बताया। उस समय आसिम मुनीर आईएसआई के मुखिया हुआ करते थे, जो इस समय पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ हैं। 2019 में आईएसआई चीफ के तौर पर मुनीर का कार्यकाल खत्म हो गया था। फैज़ हमीद को आईएसआई की कमान दी गई। इमरान और फैज़ हमीद के बीच अच्छा तालमेल था। इमरान इस दोस्ती का इस्तेमाल अपने विरोधियों पर नियंत्रण करने के लिए कर रहे थे। वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तालिबान के बीच पुल का भी काम कर रहे थे। जब अगस्त 2021 में अमेरिका की फ़ौज अफ़गानिस्तान छोड़कर चली गई तब इमरान ने तालिबान की खूब तारीफ़ की, कहा था कि तालिबान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही फैज़ हमीद पहुंच गए काबुल तालिबान के नेताओं से मिलने। इमरान ने उन्हें पाकिस्तान सरकार का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। इससे हमीद की करीबी का अंदाज़ा मिल रहा था। फिर आया अक्टूबर 2021, नई आईएसआई चीफ की नियुक्ति का समय आया। चर्चा चली कि हमीद को एक्सटेंशन मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फ़ौज ने बिना प्रधानमंत्री को बताए नदीम अंजुम को आईएसआई का मुखिया नियुक्त कर दिया। इससे इमरान हो गए नाराज़, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें फ़ौज की बात जो माननी पड़ी। कहा जाता है कि यहीं से फ़ौज और इमरान के बीच संबंध ख़राब होने लगे। आखिरकार अप्रैल 2022 में विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और इमरान को कुर्सी छोड़नी पड़ी, उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उसके बाद 2 बार तक उनको गिरफ्तार किया गया। पहली बार मई 2023 में, और उस दफ़ा गिरफ्तारी जब हुई थी तो हिंसा भड़की थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको छोड़ दिया गया था। दूसरी दफ़ा इमरान खान गिरफ्तार हुए थे अगस्त 2023 में, तब से वो जेल में ही हैं। कुछ मामलों में उनको सज़ा मिली है, जबकि 100 से अधिक मामलों में उन पर अलग अलग केस चल रहे हैं। 2 बड़े केस की कहानी आपको हम बता देते हैं। नंबर 1, अल कादिर ट्रस्ट। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर इस्लामाबाद की रियल एस्टेट कंपनी बहरिया टाउन से 500 करोड़ रुपए और कई एकड़ ज़मीन लेने के आरोप लगे हैं। बदले में उन्होंने कंपनी के लिए कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। इमरान के इस केस में जिस अल कादिर ट्रस्ट का नाम आ रहा है वो असल में एक एनजीओ है, जिसे डोनेशन के तौर पर ज़मीन दान दी गई थी। और इस एनजीओ के केवल 2 ही ट्रस्टीज़ हैं, इमरान और उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी। नंबर 2, तोशा खाना केस। फ़ारसी भाषा का एक शब्द है
तोशाखाना, इसका मतलब होता है खजाने वाला कमरा। मुगलों के दौर में तो तोशाखाना का इस्तेमाल राशि लोगों को मिलने वाले तोहफों को रखने के लिए किया जाता था। आज़ादी के बाद भारत में भी यह व्यवस्था कायम रही। इसमें सरकारी अधिकारियों को विदेश से मिलने वाले तोहफों को जमा किया जाता था। पाकिस्तान में तोशाखाना की स्थापना हुई थी 1974 में। इसको कैबिनेट डिवीज़न के नियंत्रण में रखा गया था। इसे विदेशी दौरों पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले तोहफों को रखने के लिए बनाया गया था। नियम के अनुसार विदेशी दौरों पर मिलने वाला जो गिफ्ट था, अगर एक तय कीमत से ज़्यादा हो तो उसे तोशाखाना में जमा कराना अनिवार्य होता था। यहाँ पर एक और प्रावधान है, अगर कोई गिफ्ट को आप अपने पास रखना चाहते हैं तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी और इसके लिए कमेटी बनाई हुई थी। वही बाज़ार की दर से गिफ्ट की कीमत तय करती थी। पाकिस्तान में तोशाखाने से जुड़े 2 ज़रूरी नियम हैं जिनका सबको पालन करना पड़ता है। पहला, जिस किसी को गिफ्ट मिला हो उसकी जो अनुमानित कीमत है गिफ्ट की, उसके बारे में कैबिनेट डिवीज़न को बताना होता है। उम्मीद की जाती है कि वो बिना देरी उसे तोशाखाना में जमा करवा देंगे। और दूसरा कि अगर कोई गिफ्ट ऐतिहासिक महत्व का हो तो उसे किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। इस तरह के तोहफों को तोशाखाना में ही रखना होगा। इमरान पर आरोप है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की गिफ्ट को तयशुदा रकम से कम में ख़रीदा और उन्हें अपने पास रख लिया। ये तो सिर्फ 2 ऐसे केस थे जो हमने आपको बताए। ऐसे दर्जनों केस इमरान पर लगे हुए हैं। हमने जानकार से पूछा, ऐसी स्थिति में इमरान के जेल से रिहा होने के कितने चांस हैं? केस इतने कोई गंभीर नहीं है, पर रिहा होने के चांसेस कम है, क्योंकि इमरान जो है वो अभी भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। उन्होंने समझौता नहीं किया है आसिम मुनीर के साथ और आर्मी के साथ। वो जेल इस वजह से गए और सरकार से भी इस वजह से गए कि उनके आर्मी के साथ इख्तिलाफ थे। हर सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के वहां पे इख्तिलाफ रहे। पहले नवाज शरीफ के थे आर्मी के साथ, आर्मी को वो बर्दाश्त नहीं था। बेनजीर के थे, वो बर्दाश्त नहीं था। जरदारी के थे, वो बर्दाश्त नहीं था। तो इन्होंने अपने एक पिट्ठू को बनाया, पर वो निकला पिट्ठू नहीं। यानी इमरान खान बिल्कुल भी पिट्ठू नहीं, मतलब बेवकूफ़ी की उन्होंने, वो समझ नहीं पाए एक आदमी का कैरेक्टर क्या है। तो हर सिविलियन को लगता है कि आर्मी जो है वो उनको काम करने नहीं दे रही, देश के हित में काम करने नहीं दे रही। तो हर सिविलियन जो है वो, इसीलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी बिना पॉलिटिकल पार्टीज की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हम 1000 गाली दें पॉलिटिकल पार्टीज को, और इसमें आपके दर्शक चाहें तो माया ट्यूडर का काम देखें। माया ट्यूडर का बहुत जबरदस्त काम है कि क्यों हिंदुस्तान डेमोक्रेसी बना और क्यों पाकिस्तान मिलिट्री के कंट्रोल में आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल पर ड्रोन अटैक के खतरे के चलते उनकी रिहाई के लिए याचिका दायर की गई है। क्या इस तर्क से कोर्ट मुतमईन होगी? और अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो भारत को इस खबर को कैसे देखा जाना चाहिए? इस तर्क में कोई दम नहीं है, क्योंकि एक तो कोई इतना कोई खतरा नहीं है ड्रोन का, ऊपर से ड्रोन जेल पे क्यों मारी जाएगी। ये एक तरीका है अटेंशन लाने का अपने केस की तरफ। तो कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल ही है कि ऐसा बाहर तभी आ सकते हैं इमरान कि कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए दोनों पार्टीज में। आसिम मुनीर भी कुछ प्रेशर में तो हैं, पर वो कट्टर आदमी है। अगर देखते हैं क्या होता है, अगर उनके और इमरान के बीच में कोई समझौता हो पाया, कुछ इमरान ने कुछ समझौता किया, कुछ उन्होंने, पर अभी कोई आसार नहीं दिख रहे इसके। ये चैप्टर यहीं तक। अब अमेरिका से आए एक बयान पर चर्चा कर लेते हैं। ये बयान है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि हम दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन हम मूल रूप से युद्ध में शामिल नहीं हो सकते। हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सच है कि अमेरिका इस युद्ध में नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कम से कम तनाव कम करने की कोशिश तो कर ही रहा है। 8 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों को फ़ोन घुमाया। हमारे यहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात हुई। रूबियो ने उनसे तनाव कम करने की गुजारिश की। वहीं पाकिस्तान में उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, उनसे भी शांति अपील करने की बात तो की, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि वो पाकिस्तान में आतंकवादियों के खात्मे के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। हमने जानकार से पूछा, जेडी वैंस और मार्को रूबियो की टिप्पणियों को कैसे देखा जाना चाहिए? अमेरिका इस विवाद को कम करने में उतना उत्साहित क्यों नहीं दिख रहा है जितना वो दुनिया के दूसरे मुद्दों को हल करने में जो रुचि दिखाता है उसमें दिखता है? जैसे इजराइल गाज़ा का युद्ध हो, रूस यूक्रेन का जो
कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, युद्ध चल रहा हो, पनामा में, ग्रीनलैंड में, जितना उत्साहित वो इन मुद्दों में दिखता है, वो इतना उत्साहित इस विवाद को कम करने में क्यों नहीं दिख रहा है? इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि वो किसी के भी ज्यादा कीन नहीं है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में, सुलझाने में किसी को भी। वो इसलिए करते हैं इसराइल गाजा का कि उनको उम्मीद है कि कुछ नोबेल प्राइज मिलने का चांस है। नोबेल प्राइज मिलने का चांस इसलिए है क्योंकि वो बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट है, कोई आज तक करा नहीं पाया सॉल्व। उनको ये उम्मीद है कि रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भी, कि देखिए यूक्रेन एक गले का हार बन गया है और अमेरिका उससे पीछा छुटवाना चाहता है, तो पीस करवा के पीछा छुटवाओ। वो चाहते हैं कि खर्चा उनके देश के अंदर ही हो, बाहर उनका फालतू का खर्चा ना हो उनके नागरिकों का। तो और पुतिन से उनकी दोस्ती भी है, तो उसका भी भला चाहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में उनको कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक दो बार ऑफर किया था कश्मीर पे मीडिएशन, हिंदुस्तान ने उनको झटक दिया अपनी पहली टर्म में। तो उनको लग रहा है कि यार ये कोई कश्मीर का मुद्दा या कोई बड़ी चीज नहीं है जिसपे मुझे कुछ क्रेडिट मिलेगा। यही है कि ये लोग तो लड़ते रहते हैं एक दूसरे से हर कुछ साल में, इससे हमें कोई फायदा नहीं है कराने से, तो वो बच रहे हैं। और फिर भी मार्को रूबियो कुछ कोशिश तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे। पर हाँ, वो ना दुनिया में ज्यादा कोई खास इंटरेस्ट रखते हैं, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो और भी कम, और इतनी बैंडविड्थ भी नहीं है। ज्यादातर डोमेस्टिकली इस वक्त अमेरिका को तब्दील करने में लगे हुए हैं। आज का राजदूत यहीं समाप्त करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी विवाद में क्या नए अपडेट्स हैं, कहाँ एयर स्ट्राइक हुई है, क्या खबर सही है, क्या खबर गलत है, ये सब जानने के लिए आप हमारा शो खबरगांव समाचार देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा नाम साजिद है। ये शो आपके लिए रिकॉर्ड किया था हमारे साथी इरशाद ने। देखते रहिए खबरगांव।